नमस्कार, मैं पूनम मसी आप सभी का स्वागत करती हूँ जनचौक में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आगामी यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल फूंक चुका है। हर पार्टी अपने अपने स्तर पर प्रचार प्रसार कर रही है। प्रचार प्रसार के लाभ देख रहे हैं कि सीबीआई के कई जगह पे छापे भी पड़ रहे हैं। इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो है प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी। वाराणसी में 8 विधानसभा सीटें आती हैं और इन 8 विधानसभा सीटों में फिलहाल इस मौजूदा वक्त में 6 सीटें बीजेपी के हैं और 2 अन्य के पास हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वांचल के प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता अजय राय के साथ। उनसे जानेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं, क्या प्लान है और विशेषकर अब जिस नए वाराणसी की बात हो रही है उस पर उनका क्या विचार है। सर बहुत बहुत स्वागत है जनचौक में। जी नमस्कार पूनम जी, धन्यवाद आपको। सर सबसे पहला सवाल है कि 8 सीटें हैं और 8 सीटों में से जो 6 बीजेपी की तरफ है, एक भी कांग्रेस की तरफ नहीं है। अब इस साल जो होने वाले आगामी जो चुनाव होने वाले उसके लिए कैसी तैयारी आप कर रहे हैं कि कांग्रेस की विजय हो यहाँ पे? देखिए, पूरे के पूरे जिस तरीके से बनारस में 8 सीटें हैं और 8 की 8 सीट बीजेपी के पास है। 6 बीजेपी की है और 6 उनके सहयोगी दल की है। तो 8 की 8 बीजेपी के पास है, पूरे बनारस की सीटें। एक अपना दल के पास है, भारतीय समाज पार्टी के पास। भारतीय समाज पार्टी अभी सपा के पास साथ गई, उसके पहले वो भाजपा के साथ गठबंधन लड़े थे। तो 8 की 8 बनारस में है। पर जो बनारस की स्थितियां हैं आप आकर आप खुद देख रहे हैं बनारस में कि जो मार्केटिंग हो रही है, जो इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है, केवल वही दिख रहा है। बाकी जो जमीन पे जो चीजें हैं, आज भी पूरे बनारस के अंदर सीवर की दिक्कतें हैं, पीने का साफ पानी नहीं है लोगों पे, सड़कों पर घंटों घंटों जाम लग रहा है। प्रधानमंत्री जी का ये संसदीय क्षेत्र 8 साल हो गए 9 साल प्रधानमंत्री जी को, और अभी जाम की समस्या नहीं दूर हुई। पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है बनारस के लोगों को सीवर की व्यवस्था ठीक से नहीं मिल रही। पानी की बात है, नमामि गंगे योजना जो है उसमें अभी तक लगभग 100 करोड़ रुपए खर्चा हो गया। गंगा को साफ करने की बात चल रही है, लंबे समय से सफाई की बात भी कर रहे हैं। जब भी पीएम मोदी आते इस पे जरूर चर्चा करते हैं। आपको क्या लगता है कि गंगा साफ नहीं हुई अभी तक? अरे भाई, आपके पास कैमरा है, आप रिपोर्टिंग कर रही हैं बनारस पे, आप जाकर 80 से चले जाइए। 80 घाट के बगल में ही आपको पता चल जाएगा क्या स्थिति है वहां की। 80 से लेकर राजघाट के बीच में 84 नाले जो नाले गिर रहे थे उसमें से आज भी 32 नाले आज भी गिर रहे हैं। तो आपके हिसाब से विकास की जब अब विकास की बात केवल वो फेसिया है। केवल आप देखिए, गदौलिया से दशास में एक रंग में जबरदस्ती रंग दिया गया, उसमें आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस का कार्यालय भी रंग दिया गया था, मस्जिद भी रंग दी गई थी। तो ये केवल फेसिया ठीक करके पूरे देश और पूरे दुनिया को बेवकूफ बनाया जा रहा है। सर एक और आपका बयान आया था, आपने अभी बात की कांग्रेस के कार्यालय को रंगने की। उस समय एक बयान आपने कहा कि नए बनारस को इन लोगों ने, जिस बनारस की संस्कृति को लोग मंदिरों से जानते थे, उसको मॉल में तब्दील करते जा रहे हैं। सर इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, आप देख लीजिए, बाबा विश्वनाथ के दरबार में जो स्थिति पहले थी, एक लोगों के अंदर, एक काशी के लोगों का क्या अनेक भाव है आदि अनादि काल से। बाबा विश्वनाथ हमारे रक्षक हैं। बाबा विश्वनाथ की कृपा से ही हम हमारे यहाँ चाहे यहाँ के एक एक पत्ता हिलता है, बाबा विश्वनाथ की मर्जी से हिलता है। कण कण में शंकर है। और बनारस में कोई भी दुकान या कोई भी व्यवसाय आदमी शुरू करता है तो बाबा विश्वनाथ को साक्षी मानकर उनके दरबार में जाकर माथा टेक कर काम करता है। जैसे दुकान की बात बता दूं, जितनी बनारस की दुकानें लोग जो सुबह खोलने जाते हैं वो बाबा के दरबार में अंदर जाकर सड़क पर ही अपनी वो चाबी होती है ना उनकी दुकान की, उसको वहीं माथा टिकाकर उसके बाद दुकान में चाबी लगाते हैं। ये मान्यता रही है। इन लोगों ने धीरे धीरे उस अंदर की जितनी भी पौराणिक चीजें थी, बाबा विश्वनाथ के दरबार में माँ पार्वती का मंदिर था, माता अन्नपूर्णा का मंदिर था, अमृतेश्वर महादेव जो उनके गुरु हैं बाबा विश्वनाथ, उनका मंदिर था, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर था, शनि भगवान का मंदिर था, उसमें गणेश भगवान के कई विनायक भगवान मंदिर, 56 विनायक है बनारस में। मुझे लगता है कई 7-8 विनायकों को, तो जितने भी सैकड़ों शिवलिंग ऐसे थे जो वहां पर पूजित थे, आदि भैरव का मंदिर था, वहां पर सब उखाड़ कर फेंक दिया गया। तो ये पूरी तरीके से हमारी धार्मिक भावनाओं को नष्ट किया गया और जो काशी की जो पौराणिक चीजें थी उसे पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया और उसको नया नया स्वरूप देकर गुजरात के ठेकेदारों के माध्यम से पूरा उसको डेवलप कराकर उसको मॉल के रूप में तब्दील किया जा रहा है। सर आपने गुजरात मॉडल की बात की। अभी पीएम मोदी ने लगभग 10 दिन में 2 रैलियां की हैं और उसमें व्हाइट रेवोल्यूशन की बात करें, दुग्ध क्रांति की बात, आपको क्या लग रहा है कि वो जो प्लान यहाँ पर लाया जा रहा है वो सक्सेस हो पाएगा? क्या लोगों को रोजगार मिल पाएगा जिससे रोजगार की बात सरकार कर रही है? तो दुग्ध क्रांति तो जवाहरलाल नेहरू लाए थे ना। ये जो बीजे कुरियन थे, जो अमूल के संस्थापक थे, वो उनके आगे करके
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने श्वेत क्रांति। नहीं, लेकिन सर आज के दौर में आप देखेंगे भाजपा कहीं ना कहीं उसको उस मॉडल को गुजरात में तब्दील करके यूपी में लाने की कोशिश करी, जो अमूल प्लांट की बात कर रहे थे। आज के आपको शायद मालूम नहीं होगा पूनम जी, उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी 2 पहले से प्लांट यहाँ चल रहे हैं। एक लखनऊ में चल रहा है, एक जो है कानपुर में चल रहा है। तो ये मोदी जी लाए हैं दोनों, ये तो पहले से चीजें चल रही है ना। और जो बनारस में भी जो प्लांट आया है वो 2014 का है। 2014 में ही अमूल ने 30 जनवरी को 2014 को अमूल ने जमीन खरीद लिया था। और वो कुछ किसान वहां के कोर्ट चले गए थे, हाई कोर्ट चले गए थे, और माननीय हाई कोर्ट ने माननीय सुप्रीम कोर्ट चले गए, किसानों के हक में फैसला दिया और किसानों को मुआवजा बिना दिए ही जमीन को घेर लिया गया और प्रधानमंत्री जी के द्वारा शिलान्यास कर दिया। हाँ सर, ये आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस दूसरे दिन करके इस बात की पुष्टि की है कि सिर्फ 4 किसानों को मुआवजा दिया, 101 किसान अभी भी ऐसे हैं सर, तो उनके बारे में कुछ पता है? नहीं, बिल्कुल किसानों से आप जाके मिल सकती है, पूछ सकती है कि उनको पैसा मिला कि नहीं मिला। और वो पूरी तरीके से लोग कह रहे हैं कोर्ट में जमा है। अरे कोर्ट में जमा है तो ये आपने जमीन तो मौके पर उनकी ले ली, कोर्ट की बात कर रहे हो, कोर्ट तो वो गए थे, पर कोर्ट में आप अगर किसानों के शुभचिंतक हैं, किसानों के आप हमदर्द हैं, उनके आप उनकी बात करते हैं, तो आपको जो एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानून को इतना बड़ा सिस्टम बना है, आप एक लगाकर जो कोर्ट में भी पैसे जमे हैं, किसानों को ले जाकर उनको पैसा दिलवाने की व्यवस्था यहाँ का प्रशासन करे, यहाँ की प्रदेश की सरकार करे, किसानों की हितैषी है, या जो बड़ी बड़ी बात मोदी जी के कार्यकर्ता, भाजपा कार्यकर्ता कर रहे हैं, वो जाकर उनको पैसा देना है। हमारे समय में जितनी भी पूरा का पूरा यूपीएसआईडीसी एग्रो पार्क जो बना है जहाँ पर 261 एकड़ में, वो हमारे समय विधायक में जब था, सारी व्यवस्था मैंने कराई थी, सारी जमीन दिलवाई, फैक्ट्री खुलवाई, और ऑलरेडी वहां पर सैकड़ों फैक्ट्रियां चल रही हैं पहले से। ये तो कोर्ट में मामला था, इसमें तो थोड़ा विलंब हुआ, तो कभी चालू कोई इसी के साथ 2 फैक्ट्रियां कानपुर लखनऊ चालू है, तो वो मोदी की श्वेत क्रांति जो ला रहे हैं उसके पहले से ऑलरेडी चल रही है। सर अब सवाल कांग्रेस से, लड़की हो लड़ सकते हो, ये स्लोगन के साथ कांग्रेस ने अपना इस बार का घोषणा पत्र दिया है। तो वाराणसी धार्मिक नगरी है और साथ साथ शैक्षणिक नगरी भी है, यहाँ 2 यूनिवर्सिटीज है। पूर्वांचल की महिला वोटर जो है उनका कितना इस स्लोगन पर असर पड़ेगा, इस स्लोगन का असर उन महिलाओं पर कितना पड़ेगा? देखिए, स्लोगन देने वाला कौन है, सबसे बड़ी बात है ना कि उसको देने वाला कौन है। देने वाला कौन है? प्रियंका गांधी दीदी। हाँ, प्रियंका गांधी जी हैं, जिनको सब प्यार से सम्मान से सब दीदी कहते हैं। तो ये है गांधी परिवार की जो विश्वसनीयता है, जो क्रेडिबिलिटी है, उन्होंने ये बात कहा है, तो निश्चित तौर से हमारी बहनें, हमारी घर की हमारी माताएं, हमारी जो बहुएं हैं, जो हमारे परिवार की, वो निश्चित तौर से उस बात को विश्वास कर रही है कि प्रियंका गांधी ने अगर कोई बात कही है तो निश्चित तौर से वो चीजें और करेंगी। गांधी परिवार का ये है कि शुरू से जो कहते हैं वो करते हैं। इनकी तरह नहीं 15 लाख देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, स्विस बैंक से लाएंगे, क्या क्या करेंगे, सब फालतू। और बाद में कह दिया कि ये जुमला था, जुमला बोल दिया। ये जुमला नहीं है, जो प्रियंका जी ने कहा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। और जो लड़कियों के लिए, जो उनको बच्चियों के लिए जो उन्होंने स्मार्टफोन से लेकर टैबलेट, आप देखिए जो प्रियंका जी ने कहा, उसके पहले कहीं प्रदेश सरकार की योजना नहीं थी कि टैबलेट और स्मार्टफोन बांटेंगे। जैसे प्रियंका जी अपने घोषणा पत्र में डाला, प्रदेश सरकार घबराकर उसको तत्काल उन्होंने कल से वितरण शुरू कर दिया और पूरे मंडल स्तर पर इसका वितरण करेंगे। अभी तक ये 5 साल सो रहे थे, 5 साल जागे नहीं है, 5 साल बच्चों को जरूरत नहीं थी स्मार्टफोन की, टैबलेट की। अब चुनाव का समय आ गया तो उनको टैबलेट की और उनको स्मार्टफोन की जरूरत क्यों? क्योंकि उसके बदले वोट लेना है भारतीय जनता पार्टी को, योगी जी, मोदी जी को वोट लेना है। सर एक और सवाल है, एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से यूपी में सबसे ज्यादा क्राइम महिलाओं पर होता है। इस हिसाब से जो अब कांग्रेस द्वारा घोषणा पत्र लाया गया, आपको लगा कि इससे महिलाओं में क्राइम रेट कम होगा? देखिए, ये सबसे बड़ी चीज जो प्रियंका जी ने कहा, इससे जागरूकता आएगी हमारे घर की महिलाओं में, बच्चियों में, जो बच्चियां पढ़ रही हैं, जो बच्चे नौकरी कर रहे हैं, बच्चियां, उनके अंदर एक जागरूकता आएगी। और जब जागरूकता आएगी अपने काम के प्रति और अपनी चीजों के प्रति, जब उनके मन में सोच अच्छी आएगी, तो निश्चित तौर से चीजें बदलेंगी और वो महिलाएं, वो बच्चियां, वो लड़ेंगी अपने अधिकार के लिए। और निश्चित तौर से उन्हें कोई दबा नहीं पाएगा, उन्हें कोई झुका नहीं पाएगा, और उन्हें कोई जो है कहीं ना कहीं से प्रभावित नहीं कर पाएगा। सर एक सवाल और, जो 40% आरक्षण की बात हो रही है, सिर्फ विधानसभा चुनाव में, निकाय चुनाव में भी महिलाओं को दिया जाएगा, उनको 40% सीट देने की बात, ऐसी योजना? देखिए, ऐसा है कि जब अभी तो इसका विधानसभा में प्रियंका जी ने कहा है कि इसका पूरा प्रयोग करेंगी वो, और जहाँ तक मेरी जानकारी कि आगे आने वाले जो भी उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी चुनाव होंगे या जो भी कार्य होंगे, भगवान ईश्वर बाबा विश्वनाथ ने अगर सरकार बनाया तो निश्चित तौर से उसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। और महिलाओं को निश्चित, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं के साथ, चाहे उन्नाव का मामला हो, चाहे हाथरस का मामला हो, चाहे कहीं पर भी आप देख लीजिए, जिस तरीके की चीजें चली है, उसमें प्रियंका गांधी आगे बढ़कर महिलाओं के साथ खड़ी नहीं है, लड़ी है।
और उससे ये जागरूकता आई है। तो प्रियंका जी ने जो ये वादा किया है उसे निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी, हमारा एक एक कार्यकर्ता, हम सब लोग मिलकर पूरा करें। एक महिला होने के नाते सर एक सवाल, कितनी मजबूती मिल पाएगी महिलाओं को इसके बाद अगर कांग्रेस की सरकार आती है प्रदेश में? तो अरे आप मजबूती की बात करिए, आप देखिए आप महिला हैं और आप किस तरीके से अपने काम के प्रति जागरूक हैं पढ़े लिख कर। मैं समझता हूँ कि इसके लिए आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रियंका जी की सोच कहीं ना कहीं आप उसको मजबूती प्रदान कर रही हैं। तो ये प्रियंका जी को हाथों को आप सब लोग की जिम्मेदारी है कि महिलाओं को मजबूत करिए। एक महिला अगर उस प्रदेश उनके हाथ में रहेगा तो निश्चित तौर से वो आपके बारे में, घर में बैठी जो हमारी बहनें हैं उनके बारे में, बच्चियों के बारे में सोचेंगी और निश्चित तौर से महिला मजबूत होगी। और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जो उन्होंने कहा है स्लोगन, आप देखिए चारों तरफ गूंजामान हो गया। अभी आप देखिए कुछ बच्चियों ने अमेठी में स्मृति ईरानी के सामने कहा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, अधिकार की बात किया। तो यही लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये अधिकार नहीं मिलने देना चाहते। और आरएसएस की तो भावना ही है, उनके यहाँ लड़कियां काम नहीं कर सकती। आप आरएसएस में कोई अभी तक आपको मिला होगा जो प्रचारक हो या काम करने वाला, कोई नहीं प्रचारक उनके यहाँ ही नहीं है, महिलाएं है ही नहीं है उनके यहाँ। तो महिलाओं को शुरू से उन्होंने क्रश करके दबा के रखा है। प्रियंका जी ने ये जो दिया है स्लोगन, जो वादा किया है, उसे निश्चित तौर से महिलाओं के अंदर बल मिलेगा, महिलाओं को ताकत मिलेगा और महिला अपने अधिकार के प्रति जागरूक होंगी। आपने राइट विंग की बात की सर, क्रिसमस था, क्रिसमस में आगरा में देखा गया सेंटा क्लॉज को जलाया गया है, ठीक है। आपको क्या लग रहा है कि राइट विंग वालों के अंदर कहीं डर पैदा हो कि उनके अंदर उनकी हार हो रही, इसलिए वो धार्मिक तरीके से लोगों को टारगेट करना शुरू कर रहे हैं? देखिए कितना हम लोग बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे तो सांता क्लॉज आते थे, हम लोगों को मिठाइयाँ खिलाते थे। आप सभी भी स्कूलिंग जब किया होगा, टॉफियाँ बांटते थे, उनकी मतलब सांता क्लॉज का इंतजार करते, सांता क्लॉज आएगा मतलब कुछ मिलेगा। अब सोचिए, अब उस सांता क्लॉज को जलाया जा रहा है। क्या किस तरफ देश को ले जाना चाहते हैं, किस तरफ समाज को ले जाना चाहते हैं? डर भय, इनके अंदर पूरा का पूरा डर भय ही है। जो मोदी जी लगातार बनारस आ रहे हैं, केवल डर है कि बनारस की सारी सीटें फंस गई हैं। हाँ सर, मेरा ये सवाल था कि मतलब 10 दिन में 2 बार आने का तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आपने ये सवाल नहीं किया, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए 2 बार आना बनारस की कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहाँ प्रधानमंत्री जी ने इतना काम किया, पूरे दुनिया को दिखा दिया बनारस को, क्वेटो बना दिया क्या उसके बाद भी 2 बार आप आ रहे हो? क्यों आ रहे हो? इसका मतलब कि आपकी जो 8 की 8, इसलिए मैंने कहा 6 नहीं 8 सीटें हैं और 8 की सीट इनकी बुरी तरीके से ये हार रहे हैं। इनकी एक लोगों के ऐसे मंत्री इनके हारेंगे, जमानत जब्त हो जाएगी कि कल्पना नहीं होगी। इसलिए मोदी जी परेशान है, अपनी लोकसभा कैसे बचा लें, बनारस कैसे बचा लें, इसलिए बनारस में 10 दिन में फिर अभी आने का, अभी सुन रहे हैं कि फिर 2-4 दिन में फिर आने की तैयारी हो रही है। इसका असर पक्का एकदम देखने को मिलने वाला है। भाई प्रधानमंत्री, मतलब जैसे मैं अगर मुख्यमंत्री हो जाऊं, प्रधानमंत्री हो जाऊं, तो मैं इतना लोगों से कनेक्ट रहूंगा, इतना लोगों का काम करूंगा और इतने क्षेत्र में विकास कर दूंगा कि लोगों को हमारे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो हमारे यहाँ की जनता बोलेगी, हमारे यहाँ के लोग बोलेंगे। मैं 5 बार विधायक था, मुझे हराने के लिए सारा काम कर दिया योगी मोदी ने, पूरी ताकत लगा दी, अमित शाह ने पूरी ताकत लगा दी हरवाने के लिए मुझे। सर वही एक और सवाल है कि आप मतलब पहले अभी पिंडरा विधानसभा में, ऐसी राजनीतिक गलियारे में चर्चा है, पिंडरा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, वहां पर अवधेश सिंह की जो जनता के प्रति छवि है वो थोड़ी धीमी होती जा रही है अब, है ना? आप कैसे वहां पर काम करेंगे कि अमूल प्लांट पे बात हो रहा है, रोजगार पे बात हो रहा है, तो कांग्रेस वहां पर देखिए ऐसा है ना कि जो वर्तमान के वहाँ विधायक हैं वो कभी मुझसे नहीं लड़ पाए। वो 3 बार मुझसे लड़ चुके हैं पहले, ठीक है ना। तो वो बसपा से भी लड़े हैं, निर्दल भी लड़े हैं, बसपा से 2 बार लड़े हैं, तमाम चीजें रही हैं, पर वो उनकी कोई बात नहीं है। बात जो लड़ाई पिछली बार थी, क्योंकि मैं मोदी से 2014 में लड़ा था, विस्तार से आपको बता दूं, 14 में लड़ा था, तो मुझे तमाम ऑफर दिया था भारतीय जनता पार्टी अमित शाह ने, या मेरे साथ आ जाइए, आपको बड़े पद देंगे, ये टिकट देंगे, वो बहुत लालच दिया, जैसे हर जगह लालच देके तोड़ते हैं। मैंने कहा नहीं भाई, मैं बिकने वाला और दबने वाला आदमी नहीं, मैं लड़ूंगा। मैं लड़ा तो मुझे धमकी दिया गया था कि 17 में फिर आपको निश्चित तौर से आप इसका परिणाम विधानसभा में आपको मिलेगा। मैंने कहा ठीक है, जो होगा देखेंगे, हम लोग बाबा विश्वनाथ के भक्त हैं, महादेव के, देखेंगे जो होगा। तो उसका नतीजा ये हुआ कि 17 में पूरी तरीके से ये केवल एक जो वर्तमान के विधायक हैं, इनका केवल एक नाम आगे करके, इनका चेहरा आगे करके सारा काम अमित शाह ने और पूरी टीम अमित शाह की लगकर मुझे हराने के लिए पैसे से लेकर सारे जितने भी हथकंडे हो सकते हैं पॉलिटिक्स में, निगेटिव से निगेटिव काम कराकर मुझे चुनाव हराने का काम किया है। और वही जनता आप देख चुकी है कि वर्तमान जो अपने करें उनकी जो है गति धीमी हो गई है। वो गति उनकी वर्तमान विधायक की गति नहीं है, और नरेंद्र मोदी जी की गति गिरती जा रही है, और अमित शाह जी की और योगी जी की गति गिरती जा रही है, और वो गति रुकने वाली नहीं है। डे बाय डे नीचे हारेंगे और निश्चित वहां पर भारी मतों से चुनाव जीतकर हम लोग इस बार विधानसभा में जाएंगे। सर
आप देखिए अपने भाजपा की बात की कि उन्होंने आपको टिकट देने की कोशिश की, पहले भाजपा फिर सपा अब कांग्रेस, पूर्वांचल में एक नाम है अजय राय जी का, क्या ये ख्याति कांग्रेस को मजबूत कर पाएगी इस बार की देखिए, हम लोग अपनी ताकत से लगे हैं, जितनी ताकत हमारे पास है हम लगे हैं। और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में जो उन्होंने मेहनत किया है, जो काम किया है, उम्बा में आदिवासियों से उन्होंने जो न्याय के लिए लड़ाई लड़ी, उम्बा में जेल तक वो गई। उसके बाद किसानों के लिए लखीमपुर खीरी में भी वो जिस तरीके से रात भर संघर्ष करके जेल तक गई, लड़ी हैं। और जिस तरीके से उन्होंने बच्चियों के न्याय के लिए, चाहे उन्नाव हो, चाहे वो हाथरस का मामला हो, चाहे कहीं पर भी जो मामले आए हैं, उसमें प्रियंका जी ने जो लड़ाई लड़ी, हम लोग प्रियंका जी के एक मजबूत सिपाही हैं, उनके साथ लड़ेंगे। और कांग्रेस पार्टी को निश्चित तौर से पूरे प्रदेश में, पूर्वांचल में और विशेष रूप से प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस को मजबूत करके दम लेंगे। आखिरी सवाल सर, कांग्रेस के बड़े नेता त्रिपाठी परिवार से, उन्होंने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया, तृणमूल कांग्रेस में उनका परिवार चला गया, कितना असर आपको लग रहा है? क्योंकि कहा जाता है जिस तरफ ब्राह्मण उस तरफ जीत, इसका असर कांग्रेस के ऊपर कितना पड़ने वाला है? देखिए, ब्राह्मण आपको बता दें, प्रियंका गांधी से नेहरू परिवार से बड़ा कोई ब्राह्मण नहीं है। तो जब प्रियंका गांधी के नेतृत्व में चुनाव होंगे तो निश्चित तौर से चीजें बदलेंगी। और इनके जाना निश्चित तौर से, इनको अभी क्योंकि इनकी पीढ़ियां थी कांग्रेस की, इनको निश्चित तौर से कांग्रेस साथ रहना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि जाकर उन्होंने अपनी राजनीति को कमजोर किया है, अपनी राजनीति को खत्म किया है, उनको कांग्रेस के साथ रहना चाहिए था। और निश्चित तौर से जो कांग्रेस ने इनके परिवार को ख्याति दिया, जो बढ़ा, वो कांग्रेस की देन थी। कांग्रेस के साथ पंडित कमलापति त्रिपाठी जी का लगाव था। पंडित कमलापति त्रिपाठी ने एक बयान जारी किया था, अगर कांग्रेस कमजोर होगी तो देश कमजोर होगा। तो ये निश्चित तौर से इन्होंने गलत निर्णय लिया है। तो मतलब जो स्वर्णों का वोट है, उनके वोट पर कितना दावा कर रहे हैं? मैंने कहा ना कि जब प्रियंका जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है तो प्रियंका जी से बड़ा कोई चेहरा नहीं है, और हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं। हम लोग भी उसी बिरादरी से आते हैं, इस नाते मुझे लगता है कि प्रियंका जी के नेतृत्व में सभी सवर्ण वोट, ओबीसी का वोट, पिछड़ी जात का वोट, मुसलमान वोट, क्योंकि देखिए कांग्रेस के अंदर जात की राजनीति कभी नहीं की, सबको लेकर चलती है, और कांग्रेस के साथ सभी जात का। तो ये थे हमारे साथ अजय की क्या रणनीति आने वाले चुनाव के लिए।